देखिए क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स सेकेंड। हाँ भाई, कोई बताने वाला है? कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय शासक? आवाज नहीं आएगी। मैंने ऑप्शन भी दिए, बड़े शर्म की बात है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका उत्तर ऑप्शन देने के बाद भी आप नहीं बता पा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि कोरोना ने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में देखा जाए तो कोरोना ने नुकसान तो केवल जनहानि और धन हानि में किया है, लेकिन बौद्धिक क्षमता में तो इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना के गाल में तो केवल कमाने धमाने वाले लोग गए हैं। ये भी आपको कड़वा सच बता रहे हैं। कमाने धमाने वाले लोग गए हैं जो मैक्सिमम एज कम से कम 40 से 60 के बीच में, मैक्सिमम लोग गए हैं 40 से 55 के बीच में, और बाकी तो नेचुरल मौतें हुई हैं। लेकिन छात्रों ने अपना भविष्य जरूर चौपट कर लिया, जबकि सबके पास मोबाइल हैं, सबके पास ऑनलाइन क्लासेस का मौका मिल रहा है। कोई यूट्यूब पे दे रहा है, तो कोई पेमेंट पे दे रहा है, तो कोई कैसे भी दे रहा है। दूसरी चीज़ें, इतने नोट्स सबको लिखाए जा चुके हैं, वो घर में बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन सब ने दुरुपयोग किया है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने नहीं है। एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम कितनी बार बताया जाता? जब भी बताया जाता कि राजपत्र पर सिग्नेचर करने वाली, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने वाली एलिजाबेथ प्रथम थी, लेकिन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? 1793 से। कब से लागू हुआ? 1793 से। क्लियर? जो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, आप जानते हैं कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, उनमें से ये सब मील के पत्थर रहे हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं। यानी कुछ गवर्नर जनरल वायसराय के समय पे बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारे नए नए प्रशासनिक, न्यायिक और शासन संबंधी बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। कॉर्नवालिस के समय बहुत काम हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्नवालिस को पूर्व की अलमारी कहा जाता था, और इसीलिए 1786 अधिनियम विशेष तौर पर कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। जब कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय यानी गवर्नर जनरल बनाने की बात कही गई, तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई, मैं इस स्थिति में कार्यभार संभाल नहीं सकता हूं जब गवर्नर जनरल के पास अधिकार न हो, क्योंकि कॉर्नवालिस से पहले कौन था?
कॉर्नवालिस से पहले कौन था? बोलिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय लाया गया? वॉरेन हेस्टिंग के समय। अब जब 1773 में वॉरेन हेस्टिंग लाए गए, 1786 में कॉर्नवालिस लाया गया, तो जो मोटी बुद्धि का होगा उसको भी पता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद ही कॉर्नवालिस आए। और वॉरेन हेस्टिंग की स्थिति इतनी खराब थी क्योंकि बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था, और उसमें 3 गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य एक मत हो जाते थे। अगर वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में हो जाते थे तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता था। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, वॉरेन हेस्टिंग बहुत नालायक गवर्नर जनरल था। क्या था? बहुत नालायक गवर्नर जनरल था। यानी अंग्रेजी इतिहास में काली सूची में नाम डाला गया। धूर्त टाइप का आदमी था। जब उसके परिषद में नए 3 मेंबर लाए गए, जब तीनों इंग्लैंड से आए, तो उन तीनों का स्वागत वगैरह ढंग से नहीं हुआ। तीनों ने बोला ये बहुत धूर्तपन कर रहा है, बहुत ज्यादतियां कर रहा है, इसको सबक सिखाना है। फिर क्या था? ठन गई। 4 पार्षद थे, एक गवर्नर जनरल था, 5 में से 3 का बहुमत होना चाहिए था। और उस समय इनके पास था ही क्या? किसी रियासत से युद्ध करना, संधि करना, राजस्व घसीटना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं था। और जब ये तीनों आए, लेकिन गवर्नर जनरल का प्रशासनिक अधिकार हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल ने पता चला सेना भेज दी फलानी रियासत में, तो काल भेजनी होगी ना। उसके बाद परिषद में बैठक संपन्न होती थी। जब बैठक संपन्न होती थी, वो तीनों पार्षद एक तरफ हो जाते थे और वॉरेन हेस्टिंग को वहां से सेना बुलवानी पड़ती थी। पता चला वॉरेन हेस्टिंग ने संधि कर लिया रियासत के साथ में, परिषद ने उस संधि को रिजेक्ट कर दिया। इन स्थितियों को कॉर्नवालिस ने देख करके ही कहा था कि मुझे कुछ अधिकार चाहिए। तब अधिकार दिए गए कि आपके प्रस्ताव पर कभी भी आप वीटो कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यह जरूरी है, बहुमत के आधार पर है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तो आप उसको वीटो कर सकते हैं। तो फिर वहां पर बहुमत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और दूसरे, सेना नायक की शक्तियां गवर्नर जनरल में दे दी गई, वो भी कॉर्नवालिस को मिल गई। बिना उसके हस्तक्षेप के सेना अध्यक्ष ना तो कहीं जा सकता है, ना कोई मूवमेंट कर सकता है। क्लियर? वो केवल इसीलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने के लिए, भारतीय उपनिवेश में अंग्रेजी जड़ें मजबूत करने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत थी जो वास्तव में जानकार हो। ऐसे तो बहुत सारे आदमी सीट पर चले जाते हैं और लकीर पीटते रहते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए बुद्धिमान आदमी का होना जरूरी है। तो इस तरीके से कॉर्नवालिस के लिए एक विशेष अधिनियम लाया गया था 1786 का, और कोई मकसद नहीं था। तो जब आप महत्वपूर्ण होंगे तो आपके महत्वपूर्ण होने की वजह से कई चीजें आपको अधिकार में मिलेंगी, और आप महत्वपूर्ण नहीं तो 2 मिनट में खसका दिया जाएगा। अब अगर कॉर्नवालिस पूर्व का इतना ज्ञान न रखता, कॉर्नवालिस एक अनोखी प्रतिभा ना होती, प्रशासनिक क्षमता ना होती, तो क्या कॉर्नवालिस के लिए कोई अधिनियम पास होता? नहीं। इसीलिए कॉर्नवालिस के समय बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। बात समझ रहे हैं? तो
कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण था। स्थायी बंदोबस्त, आप जानते हैं, सिविल सेवाएं, आईसीएस, पुलिस चौकियां, है ना, ये सारी चीज़ें उसी के समय हुई। न्यायपालिका, है ना, 1773 संहिता भी लागू हुई, कोर्ट भी लागू हुआ उसका, और 1793 में क्या है, स्थायी बंदोबस्त भी लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? प्रसिद्ध समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन दें आप लोगों को। 1916, 1917, 1914, 1918, 1916। आवाज तेज नहीं निकल रही है, क्या है? 1916। 1916 एक अभीष्ट सन है। क्यों? 1916 में एक तो अधिवेशन में हमारी गरम दल और नरम दल दोनों एक हुए, क्योंकि जो गरम दल था, जो उग्र लोग थे हमारी कांग्रेस में, उनका अलगाव 9 वर्षों पहले हो चुका था। उनका अलगाव 9 वर्षों पहले हो चुका था, यानी 9 वर्षों के बाद में क्या किया गया? समझौता हुआ कांग्रेस में और उनको मिला लिया गया। यानी गरम दल, नरम दल दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गए? एक हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक, जो दोनों में फांक पड़ी हुई थी नरम और गरम दल में, यहां पर क्या कर दिया गया? एकीकरण हो गया, सब एक में सम्मिलित हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या था? लखनऊ समझौते में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। क्या हुआ? दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। अच्छा, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवनीकार का नाम बताइए। महात्मा गांधी के जीवनीकार का नाम बताइए। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी है? किसने लिखी है? लुई फिशर। लुई फिशर। अच्छा, अब अगला प्रश्न बन रहा है, क्या अभी अभी बात हुई है, किसकी हुई है? लुई फिशर की। लुई फिशर गांधी के किस आंदोलन से संबद्ध हुए? देखो, गांधी के जीवन परिचय लिखना वो अलग चीज है, लेकिन गांधी के किस आंदोलन में संबद्ध हुए, यानी गांधी जी के किस आंदोलन में वो शामिल रहे, संबद्ध रहे, उससे जुड़े रहे। अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आए तो क्या होगा? क्यों भाई? सिखावटी नानावटी बोलो भाई, सिखा जी बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था,
हाँ भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। गुड। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी लेकिन कहां? अहमदाबाद फोर्ट जेल में, अलीपुर केंद्रीय जेल में, यरवदा जेल में, मांडले जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में। कहां पे? अहमदनगर फोर्ट जेल में। उन्होंने क्या लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑलवेज इंपॉर्टेंट। उस समय के लोगों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, वास्तव में देखा जाए तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बाकी की किताबें तो जानते हैं कितनी देर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी किताब को कोई उस व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाए, या वो किताब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाए, उसका प्रकाशन रद्द कर दिया जाए, या उसमें कोई भी झंझट हो जाए, केवल वो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार से अगर किताब या किताब वाला व्यक्ति हाईलाइट हो गया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये किताबें ऑलवेज इंपॉर्टेंट हैं, ऑलवेज हाईलाइट रहती हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इन किताबों को एज ए ट्रेडिशनल जीएस के बतौर रखना है। करंट वाली बुक्स तो आती हैं और जाती हैं, वो हर साल में कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी सब पलायन हो जाती हैं। पुरस्कार मिलने के बाद वो 2-3 साल तक हमारे परीक्षा चक्र में तो घूमती रहती हैं। कब तक रहती हैं? 2-3 वर्षों के चक्र में तो वो घूमती रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो 9-2-11 हो जाती हैं। उसके बाद उनमें से केवल वो किताबें हमारे परीक्षा चक्र में ऑलवेज बनी रहती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और बाकी आई गई हो जाती हैं, लेकिन ये किताबें कभी आई गई नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देते हैं, एस.एन. सेन, विपिन चंद्र, आर.सी. मजूमदार और ताराचंद। और कौन? ताराचंद। किसने लिखी है? ताराचंद ने लिखी है। किसने लिखी है? ताराचंद ने लिखी है। मैं अनीश्वरवादी हूं। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? बीके दत्त, यशपाल, राजगुरु, भगत सिंह। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं? हाँ, भगत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? भगत सिंह ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी वही 1916 यानी 1916।
महत्वपूर्ण पूना समझौते वाला, हाँ बिल्कुल सही है, अंबिका चरण मजूमदार, आरसी मजूमदार। किसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है क्या तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है? ये भी आरसी मजूमदार ने कहा है। किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने कहा है। अच्छा, अगला प्रश्न मिलता है कि सी राजगोपालाचारी, क्या सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से कौन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं। क्या क्या ऑप्शन बताए हैं? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जगजीवन राम। कौन हो सकता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस महिला ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया? किस महिला ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया? किसने? भीखाजी कामा, 1907, स्टुटगार्ट। भीखाजी कामा, स्टुटगार्ट, जर्मनी, है ना? स्टुटगार्ट, जर्मनी में उन्होंने तिरंगा फहराया था। समाजवादी कांग्रेस के द्वारा आयोजन कराया गया था प्रोग्राम का, उसमें उन्होंने भाग लिया था और उसमें उन्होंने तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है, और यह अंतिम प्रश्न है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। किसमें था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। किसमें था? असहयोग आंदोलन। यानी एक वर्ष के अंदर, लेकिन आप जानते हैं 1 वर्ष से ज्यादा चला था, है कि नहीं? और कब इसको समाप्त किया गया था? 1922 में, है ना?
12 फरवरी 1905 में, जब 5 फरवरी को घटना हुई थी चौरा चौरी की, 12 को वापस ले लिया गया था।